टूट गया पाल के। राष्ट्रपति के बारे में कल पढ़ लिया था, उसके फंक्शंस, उसके इलेक्शन, उसका रिमूवल, सारी बातें हमने जान ली थी। अब प्रधानमंत्री के बारे में आज करेंगे। प्रधानमंत्री को जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और बता देते हैं तुम्हें, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। इसका ज़्यादा महत्व नहीं है हमारे एग्जीक्यूटिव में, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति के साथ हम उसको भी मिल लेते हैं, उसके भी कुछ अपने फंक्शन हैं। एक प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के पास दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा पद आता है वो उपराष्ट्रपति का आता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का आता है। तो उसमें हम देख लेते हैं हमें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, कैसे चुना जाता है और क्या क्या उसके फंक्शन है। थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा बताने का नहीं है। फिर हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पद है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक तो इसकी नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी संसद के सदस्यों द्वारा होती है। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें तो कौन कौन भाग लेते थे? उसमें तो एमएलए और एमपीज भाग लेते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ एमपीज भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के तो सिर्फ एमपीज इसके चुनाव में भाग लेते हैं। और उसमें एक बात थी राष्ट्रपति के चुनाव में कि केवल इलेक्टेड एमपीज ही भाग लेते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वो मेथड भी जरूरत नहीं है अभी कितनी वोटिंग निकाले जाए, कितना क्या निकाला जाएगा। इसमें सिंपल मेजोरिटी से जो ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेता है वही उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। सिंपल मेजोरिटी वो का भी था, तो सिंपल मेजोरिटी से उसका भी था, मतलब बहुमत से ही एक ज़्यादा होना चाहिए। चुनाव तो बहुमत से ही होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए, जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए एक कंडीशन थी कि वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और उपराष्ट्रपति के मामले में है कि वो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। वही आयु है कि 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए, भारत का नागरिक वह होना चाहिए, और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ये सामान्य से उसकी विशेषता है। एक इसके बारे में यह है कि इसको हटाने का भी वही प्रक्रिया, अभी बहुमत के द्वारा राज्यसभा कोई प्रस्ताव शुरू कर सकती है और फिर लोकसभा में भी उसमें पास किया जाए तो उसको पद से हटा देते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है इसका, राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। लोकसभा के अध्यक्ष को नाम दिया जाता है स्पीकर का, और राज्यसभा के अध्यक्ष को नाम दिया जाता है चेयरमैन का। ठीक है ना, ये सभा का सभापति, हिंदी में हम सभापति बोल देते हैं, अध्यक्ष बोल देते हैं, लेकिन ये चेयरमैन का नाम दिया जाता है। और इस चेयरमैन की एक विशेषता ये है कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसका चेयरमैन होता है। ज़्यादातर तो ये होता है जो सदस्य होता है उन्हीं में से एक अध्यक्ष बनता है, जैसे लोकसभा में भी, लेकिन ये अध्यक्ष होता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होता।
उसके कहाँ पता चलता है इस बात का, इसका महत्व कहाँ पर है? यदि मान लो लोकसभा में कहीं वोटिंग होनी है ना राज्यसभा में किसी मुद्दे पर, तो उपराष्ट्रपति वोटिंग नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ एक स्थिति में वोटिंग कर सकता, कब? यदि टाई हो जाता है, यानी कि किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाते, टाई हो गया, तो उस वक्त तो अपनी वोट डाल के फैसला कर सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे सामान्य परिस्थिति में उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। यदि इसके फंक्शन की बात करें तो उपराष्ट्रपति के मेनली दो ही फंक्शन हैं जो ये करता है। एक तो राज्यसभा के सभापति हो गया, चेयरमैन हो गया, एक तो उसका ये काम हो गया। हालांकि ज्यादातर ये भूमिका भी उपसभापति निभाता है, ये कम उपस्थित रहता है, ज्यादातर उपसभापति अध्यक्षता कर लेता है इसकी उसमें अनुपस्थिति में। और दूसरा काम है, एक महत्वपूर्ण काम शायद उसी के लिए इसका महत्व ज्यादा है, यदि कभी किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, भी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया या और किसी वजह से उसको हटा दिया, तो वो पद खाली नहीं रखा जाता ज्यादातर, तो अब दूसरा राष्ट्रपति चुनने में कुछ टाइम लग सकता है। तो उस बीच में या बीच में राष्ट्रपति बीमार होगा, अपनी भूमिका नहीं, इस्तीफा भी नहीं दिया लेकिन बीमार हो गया और अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा, अपना काम नहीं पे, एक छुट्टी पर चला गया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका उपराष्ट्रपति द्वारा निभाई जाती है। ठीक है, तो एक मुख्य काम यह है कि राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में या उसका पद रिक्त होने की स्थिति में ये राष्ट्रपति की भूमिका निभाता, जो कि एक जरूरी पद है, क्योंकि कई जगह जैसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कोई बिल विधेयक नहीं बनता, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कोई नियुक्ति नहीं होती, हर जगह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए उस पद को खाली नहीं रखा जाता, तो एक उपराष्ट्रपति ये भूमिका निभाता। तो दो ही मुख्य रूप से काम हो गए, और कुछ सेरेमोनियल फंक्शन भी दे सकते हैं इसको, लेकिन संविधान के अनुसार दो महत्वपूर्ण भूमिकाएं उपराष्ट्रपति की होती है। अब कई बार एक तर्क, एक सवाल ये उठता है, एक डिबेट ये होती है, भी उपराष्ट्रपति के पद की आवश्यकता ही क्या है? भाई छोटे दो काम इनके लिए और कोई प्रावधान किया जा सकता है, कितना बड़ा पद बना रखा, भाई उसको ऑफिस भी देते होंगे, उसको निवास भी देते होंगे, उसको सैलरी भी देते होंगे, इतना खर्चा क्यों किया गया? तो इसके पक्ष विपक्ष में विपक्ष वाले को तो तर्क यही बनता है, भाई खर्च बेमतलब का फिजूल खर्ची है, ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन पक्ष वालों में भी ये तरह ये देते एक संवैधानिक पद है, भाई राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो काम करने की जरूरत पड़ती है तो वो उपराष्ट्रपति की जरूरत पड़ती है। कुछ काम बांट देता है, कुछ सेरेमोनियल फंक्शन है वो राष्ट्रपति ना करवा के उपराष्ट्रपति से करवाए जा सकते हैं। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष इसको बनाया जाता है, तो कुछ संसदीय शासन प्रणाली के तहत कुछ प्रावधान है, तो वो कुछ लोग ये मानते हैं इसको हटाना भी कोई समझदारी नहीं होगी, इसको बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी डिबेट भी नहीं है, छोटा सा तर्क है, कभी दिया जाता कभी सवाल उठता है। तो उपराष्ट्रपति के बारे में बताने को और कोई बातें ज़्यादा नहीं है, बस ये दो तीन बातें थी जो उपराष्ट्रपति के बारे में बताई जाती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी आता हमारा, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सबसे शक्तिशाली पद है, सारी शक्तियां इसके पास हैं, और कुछ परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि ये ताकतवर कितना है, क्योंकि हर एक प्रधानमंत्री एक जैसा ताकतवर नहीं होता। भाई ये नहीं है कोई एक पद पर आ गया तो समान रूप से ताकतवर होगा। आज नरेंद्र मोदी जितने ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, इतने ताकतवर मनमोहन सिंह नहीं थे, इतने ताकतवर वीपी सिंह या चंद्रशेखर नहीं थे, इतने ताकतवर कई प्रधानमंत्री नहीं थे।
भाई इंदिरा गांधी ताकतवर प्रधानमंत्री थी, भाई नेहरू ताकतवर प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी ताकतवर प्रधानमंत्री, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने ताकतवर नहीं थे। भाई जितना ताकतवर अगर उसके कंपेयर किया जाए, आज नेहरू से इंदिरा से ताकत के मामले में कंपेयर किया जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी को ही किया जा सकता है। तो कुछ परिस्थितियां भी डिपेंड करती है, भाई जिस पार्टी में है उस पार्टी का पूर्ण बहुमत है या नहीं है, या मिलीजुली सरकार है। एक मिलीजुली सरकार का कोई प्रधानमंत्री होगा वो ज़्यादा ताकतवर थोड़ी होगा। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि पार्टी के अंदर उसका क्या वजूद है। यदि पार्टी के अंदर ही उसको टक्कर देने वाला कोई और भी है तो निश्चित रूप से उसकी ताकत कम हो जाएगी। अगर कोई अनचैलेंज, जिसको पार्टी में कोई चैलेंज ही नहीं है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, जैसे पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, पार्टी का विभाजन के बाद इंदिरा गांधी को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, और आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है, एक आदमी की अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी योग्यता होती है, भाई कैसे करता है। लोकप्रियता है, कोई जन्मे लोग, यदि क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वही नेता ज़्यादा ताकतवर होगा जिसके साथ जनमत होगा, जो जनता में लोकप्रिय होगा। तो पार्टी के अंदर चेंज करो। हम पहला पार्टी बात करें। हाँ, दूसरी बात, इसको मजबूत बनाने वाला एक और भी चीज़ है, इसको भी या फिर पंडित नेहरू को भी या इंदिरा गांधी को भी, अगर विपक्ष कमजोर होगा तो भी प्रधानमंत्री ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अगर विपक्ष ताकतवर है तो प्रधानमंत्री को हमेशा, अभी तक विपक्ष ताकतवर नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी के। इसमें एक ताकतवर बनाने वाली एक खूबी ये भी रही है कि विपक्ष कमजोर रहा है। तो कई परिस्थितियां देखेंगे भी कौन सी परिस्थितियां प्रधानमंत्री ताकतवर बनाती हैं। कहने का मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं है कोई प्रधानमंत्री बन गया तो ताकतवर हो गया। कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि वो पद होता है, उसकी शक्ति का प्रयोग कोई और करता है। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम पर तो ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि उस टाइम पर शक्तियों का प्रयोग सोनिया गांधी द्वारा किया जाता था। वो तो जो वो कहते थे फैसले वहीं से होते थे, मतलब प्रधानमंत्री के आवास के या ऑफिस से फैसले ना होकर इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के आवास से फैसले होते थे और उसको मानने पड़ते थे। और वजह भी थी क्योंकि उस पद पर वो अपनी संघर्ष के आधार पर नहीं आया था, वो अपनी योग्यता के आधार पर नहीं आया था। योग्यता मतलब अर्थशास्त्री था, ये नहीं है कि योग्य नहीं था, अर्थशास्त्री था, बहुत अच्छा एजुकेटेड था, बहुत अच्छा ईमानदार था, बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री था, नेता था। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर योग्यता होने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसने अपने दम पर चुनाव जीता हो, अपने दम पर बहुमत लेकर आया हो पार्टी का, मतलब यही योग्यता देखी जाती है। भाई कौन सा नेता अपनी योग्यता के आधार पर जनता में कितनी सीटें जितवा कर लाता है, पार्टी का बहुमत लेकर आता है, खुद बड़े बहुमत से जीत कर आता है, तो वो देखी जाती है। उस आधार पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी में ज़्यादा योग्य हुआ। हालांकि पढ़ा लिखा और ज़्यादा शिक्षित माना जाए तो मनमोहन सिंह के मुकाबले में कहीं नहीं आता ये आज के प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ योग्यता दूसरी देखी जाती है। और उस आधार पर भाई मनमोहन सिंह तो कभी लोकसभा का चुनाव जीता ही नहीं। एक बार चांदनी चौक से चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गया था। और इतना ईमानदार व्यक्ति था, जो पैसे आए थे दोस्तों ने दिए थे चंदे में, और जो पैसे बचे थे उनके वापस भी लौटा दिए। भाई ये पैसे बच गए, नहीं खर्च हो पाए। और उसके बाद फिर वो राज्यसभा से ही चुनाव जीत कर आते थे, और राज्यसभा से वही व्यक्ति चुनाव जीतता है जो लोकसभा से चुनाव नहीं जीत पाता। यानी कि उसमें तो एमएलए, उसमें तो पार्टी डिसाइड करते हैं किसको जितवाना किसको हरवाना है, वो जितवा देती है। तो ये परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। पहले इसके कुछ संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। हालांकि जैसा कि मैंने बताया था कि संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया, बहुत थोड़ा लिखा गया है। सारी बातें प्रैक्टिकली ही डिसाइड हो रही है। एक लाइन लिख दी भी प्रधानमंत्री की सलाह से, आर्टिकल 74 में एक लाइन जोड़ दी बस कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। लेकिन शक्तियाँ कौन कौन सी कैसे प्रयोग की जाएंगी तो राष्ट्रपति के चैप्टर में ही लिख दी सारी।
कि प्रेसिडेंट को ये शक्तियाँ दी गई, ये दी गई हैं, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, आपातकाल की घोषणा करता है, विधेयकों को मंजूरी देता है, सारी बातें राष्ट्रपति के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया संविधान में। प्रधानमंत्री के बारे में बहुत थोड़ा सा लिखा गया, लेकिन एक्चुअल में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ ही ज़्यादा है, प्रधानमंत्री ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करता है। अब सबसे पहले शुरुआत होती है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, एक तो प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता। चुनाव किसका होता है? चुनाव सिर्फ एमपी का होगा। चुनाव तो संसद के सदस्य के रूप में होता है। भाई ये तो हम किसी को वोट नहीं डालते, ये प्रधानमंत्री इसको वोट डालनी है। हालांकि अनौपचारिक रूप से कोई डिक्लेयर करते हैं भाई ये पार्टी आगे तो शायद ये प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हम वोट किसको डालते हैं कि एमपी चुनते हैं हम तो एमपी को वोट डाले जाते हैं। एमपी चाहे लोकसभा का है, लोकसभा का हम चुनते हैं, राज्यसभा का एमएलए चुनते हैं। तो चुनाव लोकसभा का होता है, शुरुआत यहीं से होती है प्रधानमंत्री बनने की। और लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें सभी पार्टियां अपना चुनाव लड़ती हैं, और कई पार्टी पहले घोषणा कर देती हैं या घोषणा नहीं भी करती, तो कई पार्टियों का अंदाज़ा हो जाता है जनता को, भाई ये पार्टी जीती तो इसका नेता ये बनेगा। और कई बार कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया जाता, सब कुछ बाद में डिसाइड होता है एमएलए। तो लोकसभा का चुनाव जब हो जाता है, यहाँ जब बात करें हम प्रधानमंत्री, तो एक किस्म से हम बात सरकार की करें कि सरकार कैसे बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही वास्तव में सरकार होती है, मंत्रिपरिषद ही वास्तव में सरकार होती है। तो लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत आता है, यानी कि मान लो यदि 550 सीटों पर चुनाव हुआ, अभी शायद 543 सीटों पर ही होता है, लेकिन मैक्सिमम संविधान में प्रावधान है कि 550 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं आज की डेट में, इनको भी बढ़ाया नहीं गया है। तो बहुमत कितना हो गया? 276 हो गया शायद, 275 होगा ना इसका। आप कितना होगा? 275 275। 500 का आधा कितना? 250, और 50 का आधा 25, 275। तो एक ज़्यादा होगा 276। तो जिस भी पार्टी का जो संवैधानिक प्रावधान है, कई चीज़ें संवैधानिक प्रावधान नियम है और कई चीज़ें अनौपचारिक होती हैं, लेकिन नियम कुछ भी हो, लेकिन अनौपचारिक रूप से होती हैं। तो जिस भी पार्टी का बहुमत आ गया लोकसभा में, पार्टी का बहुमत आ गया या पार्टी ने कोई पहले गठबंधन कर रखा था उसका बहुमत आ गया। जैसे आजकल मान लो 2 गठबंधन चल रहे हैं, कौन कौन से? एक एनडीए और एक यूपीए। ये 1999 के आसपास जब मिली जुली सरकार गठबंधन बनने शुरू हो गए थे, 2 गठबंधन बनाए गए थे। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें बीजेपी बड़ी पार्टी है, जो बीजेपी की अगुवाई में जो गठबंधन बना है। और यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस की अध्यक्षता वाला या कांग्रेस की डोमिनेंट वाला गठबंधन है, ये चलते हैं। तो पहले तो ये लगता था भाई एक सिंगल पार्टी की सरकार अब शायद कभी नहीं आएगी, मिली जुली रहेंगी, तो पहले ही गठबंधन बन गए थे। गठबंधन पहले भी बन सकते हैं चुनाव से, और चुनाव के बाद भी बन सकते हैं। तो ये गठबंधन बने या किसी एक गठबंधन की एक पार्टी की सरकार आए, तो अगर किसी का बहुमत आ जाता है तो पहले तो वो पार्टी या वो गठबंधन अपना एक नेता चुनते हैं। भाई हमने अपना नेता ये चुन लिया, और वो नेता फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा कि मेरी गठबंधन या मेरी पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और उन्होंने मुझे अपना नेता चुना है, इसलिए मुझे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो राष्ट्रपति के सामने कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है भाई, और साथ में उनका हस्ताक्षर किया हुआ पत्र भी ले जाता है, भाई ये मेरे समर्थक हैं या इतने हैं। और यदि स्पष्ट बात है तो राष्ट्रपति को कोई दिक्कत नहीं है उसको
प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। और नियुक्त करने के साथ साथ एक बात और कह देता है, भाई ये तो भी आपने वर्बली बताया है मुझे, आप लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना। भाई 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कितना टाइम देता है। कई बार इस टाइम का बहुत महत्व होता है, कई बार इस टाइम का ज़्यादा महत्व नहीं होता। मना नहीं कर सकता, मना करेगा ऐसी समस्या ही नहीं है। अगर मना करेगा तो फिर संविधान में कुछ संशोधन करना पड़ेगा, भाई ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये है भाई संविधान के अनुसार यदि काम नहीं करता तो उसको इम्पीचमेंट लगा के हटा दो, पद से हटाया जा सकता है। अभी तो यही प्रावधान है। आगे कभी, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका संविधान निर्माता को भी पता नहीं था, तो समस्या आती है तो संविधान में बदलाव होते हैं और कुछ नई बातें उसमें जोड़ी जाती हैं। ऐसी समस्या यदि कभी आई तो उसका भी समाधान कुछ ढूंढेगी पार्लियामेंट उसका। फिलहाल ऐसी समस्या नहीं आती आई। तो यदि ऐसा सामान्य बहुमत आ गया तो उसको बना दिया और उसने लोकसभा में वोटिंग करवा के अपना बहुमत साबित कर दिया और सरकार काम करना शुरू कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा व्यक्ति दावा करने लग जाते हैं कि मेरे पास बहुमत है, दूसरा कहता मेरे पास बहुमत है, मुझे बनाया जाए या मुझे बनाया जाए। अब राष्ट्रपति, हालांकि ये कोई मुश्किल नहीं है, एक को बना दे और अपना बहुमत यदि लोकसभा में साबित कर दे तो रह जाएगा, कि बहुमत तो एक के पास ही हो सकता, दोनों के पास तो हो नहीं सकता, आधे से ज्यादा ही जब बात हो गई। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि जिसको पहले मौका दे दिया, 2 व्यक्ति चले गए दावा करने वाले, और जिसको पहले मौका मिल गया उसकी संभावना है कि अपना बहुमत भी साबित कर लेगा। संभावना है, हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये खरीद फरोख्त होती है। क्योंकि नेता जो होते हैं, जो एमपी चुन के आते हैं, भाई सभी को सत्ता का लालच होता है, खरीद फरोख्त होती है। उसको लगता है कुछ छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, वो उनको खरीद फरोख्त कर लेगा, तोड़ लेगा, कोई लोभ लालच दे देगा और अपने पक्ष में बहुमत साबित कर देगा। तो संभावना ये होती है, पहले की बात इसलिए होती है कि पहले मुझे मिल गया तो संभावना उसकी ज़्यादा कि अपना बहुमत साबित कर लेगा। कई बार नहीं हो पाता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के चुनाव में बीजेपी पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उठी और बड़ी पार्टी के रूप में, हालांकि बहुमत से बहुत ज़्यादा दूर थी, बहुमत के नज़दीक भी नहीं थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, भाई राष्ट्रपति ने मान लिया, भाई सबसे बड़ी पार्टी, पहले मौका इसको दे दिया जाए, और उसको 13 दिन का टाइम दिया अपना बहुमत साबित करने का। वो तो बना दिया प्रधानमंत्री तो, लेकिन उसको लोकसभा में बहुमत साबित करना था, 13 दिन का टाइम उसको दिया गया। तो 13 दिन के बाद जब वोटिंग हुई तो बहुमत साबित नहीं कर पाया। उसके बाद फिर दूसरा एक संयुक्त मोर्चा बना, कुछ पार्टियों ने गठबंधन बनाया, फिर उसके नेता एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया, उसने बहुमत साबित कर दिया, उसकी सरकार चल पड़ी। तो ऐसा ही होता है, कई बार बहुमत साबित हो पाता है, कई बार नहीं हो पाता। सामान्यतः इसके कोई नियम नहीं है पहले राष्ट्रपति किसको बनाया जाए। ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अपनी विवेकाधीन शक्ति काम करती है, विवेक का काम करता है अपना खुद का, कि वो किसको मौका दे। कई बार थोड़ा बहुत बाइस्ड होके भी वो कर देता है, भी इसको बना दिया या नहीं बना, नहीं तो ज़्यादातर बाइस्ड नहीं होते इसमें। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, नेता एमपीज खुद चुनते हैं। हालांकि इस तरह की औपचारिकता होती है पार्टी के अंदर। हर एक पार्टी, हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था है, नियम ये है कि एमपी जो चुनकर आए वो एमपीज डिसाइड करेंगे, वोटिंग करेंगे किसको बनाया जाए। लेकिन पार्टी के अंदर ज़्यादातर डोमिनेंस कुछ व्यक्तियों का चलता है, पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक वे में नहीं लिए जाते। हमेशा पार्टी के कुछ लोग, बड़े नेता होते हैं, वो पार्टी को कंट्रोल करके रखते हैं,
उनने लोगों की मर्जी, एमपी की मर्जी नहीं जानते कि उनकी मर्जी क्या है, बल्कि उनको आदेश देते भाई हमने ये नेता बना दिया, तुमने इसको वोट डालना है, यानी कि इसके पक्ष में बोलना है। अब एमपी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती भाई, वो अगर प्रधानमंत्री बन गया, बड़ा नेता है, और तुमने इसके खिलाफ बोला तो हो सकता है तेरे को कोई भी पद ना मिले या तेरे को कोई भी काम ना हो। एक आदमी एमपी है, चुनाव लड़ता है, मेहनत करता है, करोड़ों रुपया खर्च करता है, तो उम्मीद यही करता है भी सत्ता में आए और सत्ता का कुछ फायदा उसको मिले। और सत्ता का फायदा तभी मिलेगा जब सरकार या प्रधानमंत्री चाहेगा, या उसको कोई मंत्री पद मिलेगा या और कोई पद मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा उसको नहीं मिल पाता। वास्तविकता ये है, इस तरह से काम चलता है। और इसका एक स्पष्ट उदाहरण राज्यों में देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यों में भी यही है भाई, एमएलए जब जीत कर आते हैं, किसी पार्टी का बहुमत आ गया, तो पार्टी के एमएलए डिसाइड करें भाई हमारा नेता कौन, उसको मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में उस पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप, मान लो बीजेपी में है, बीजेपी में अब न्यायिक श्रेणी को बनाया, तो ऐसा नहीं है कि एमएलए की चॉइस पूछी गई थी भाई एमएलए जिसको बनाना चाहे उसको बनाए, एक्स में ऐसा नहीं होता। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर बनाए गए, या बीजेपी में या कांग्रेस में उपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए गए, कभी भी एमएलए की मर्जी के अनुसार फैसला नहीं होता, बल्कि ऊपर से ही फैसला करके बता दिया जाता है ये है और तुमने इसको स्वीकार करना है। तो वहां स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल पार्टी है उनका राज्यों की इकाई पर पूर्ण कंट्रोल होता है, पूर्ण नियंत्रण होता है। सेंट्रल लेवल पर भी यही होता है। तो सेंट्रल लेवल पर भी पार्टी के अंदर कुछ जो टॉप के लीडरशिप होती हैं, डिसीजन वही करती है, सारे डिसीजन वही करती हैं। कैबिनेट की भी जब बात हम देखेंगे, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो फैसले होते हैं, फैसले तो बहुमत से होने चाहिए, मंत्रिपरिषद की सलाह से, लेकिन डिसीजन कुछ लोग ही करते हैं। और ये सिस्टम है, पूरी दुनिया में चलता है। एक थ्योरी आती है पॉलिटिकल साइंस में, एलीट थ्योरी। एलीट थ्योरी यही कहती है, चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप, कुछ भी हो, शासन कुछ गिने चुने लोग ही करते हैं, डिसीजन कुछ गिने चुने लोग ही लेते हैं, जो टॉप के लीडर होते हैं वही करते हैं, सारे फैसले वही लेते हैं। बाकी सबको दिखावे के लिए कहता, हमने तुमसे पूछ लिया, दिखावा भले ही कर दें, लेकिन एक्चुअल में उनके अनुसार काम नहीं चलता, काम टॉप लीडरशिप के अनुसार ही चलता है। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे कोई कितना भी अपने आप को कहे हम जनता से जुड़े हुए, हम जनता की बात मानते हैं, हम लोगों की बात मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, वही खुद डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और प्रधानमंत्री बन जाता है। प्रधानमंत्री का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री रहेगा। मान लो एक प्रधानमंत्री बने हुए 1 साल हो गया, अब विपक्ष की पार्टी कोई प्रस्ताव लेके आ सकते हैं। संविधान में लोकसभा में एक प्रस्ताव आ सकता है, इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। उसमें अगर वो प्रस्ताव आ गया जाता है तो सारे काम रुक जाते हैं, संसद के पहले उस पर चर्चा होती है और वोटिंग होती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव में उसका बहुमत साबित नहीं हो कर पाया हो, या वो प्रस्ताव उसके खिलाफ पास हो गया, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री, इसलिए सरकारें समय से पहले भी भंग हो जाती है, समय से पहले गिर जाती है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से पद से जब इस्तीफा उसने दे दिया, ना उसका खिलाफ बहुमत साबित नहीं हुआ या अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, तो तभी से प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देता और पद से हट जाता है। अगर ऐसा नहीं करता तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा, क्योंकि नियम यही है, लोकसभा में बहुमत आपको बनाए रखना पड़ेगा यदि आपको सरकार चलानी है। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव तो खूब आए हैं और खूब हुए भी हैं पास। भाई कितनी सरकारें थी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी की सरकार जब चली, उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो मोरारजी देसाई की सरकार, जनता पार्टी सरकार 1 साल ही चल पाई थी, 1-1.5 साल के लगभग ही। फिर उसको बहुमत नहीं रहा, तो उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो गए। अब चरण सिंह 6 महीने रहे, 6 महीने में भी वो बहुमत साबित नहीं कर पाए, क्योंकि 6 महीने मैक्सिमम टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुमत साबित करना ही करना पड़ेगा। मतलब संसद का सेशन बुलाना पड़ेगा, उसमें बहुमत साबित करना पड़ेगा। उसके पास बहुमत था ही नहीं चौधरी चरण सिंह के पास, तो 6 महीने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
2 साल में कोई बहुमत किसी का नहीं था तो लोकसभा भंग होगी, दोबारा चुनाव हुए। ऐसा ही फिर 1991 में हुआ, 1989 में वीपी सिंह की सरकार 1 साल ही चल पाई, बहुमत साबित नहीं रहा तो अविश्वास प्रस्ताव की शायद तो हट गई। फिर चंद्रशेखर बने, वो भी 1 साल रह पाई। फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव मिलीजुली सरकार चला पाई 5 साल तक। उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए बने। उसके बाद देवगौड़ा भी मुख्य रूप से 1 साल ही रह पाई। फिर इंद्र कुमार गुजराल भी थोड़े दिन ही रह पाए तो वो भी गिर गई। तो बहुमत साबित तो गिरते रहते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार दोबारा बनी, वो 13 महीने तक ही चल पाई। 13 महीने के बाद वो सरकार भी गिर गई और बल्कि 13 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए। दूसरा कोई नहीं। कई बार ऐसा होता है किसी के पास बहुमत होता ही नहीं होता तो फिर लोकसभा को भंग करना पड़ता है। पहले तो राष्ट्रपति मौका देता है, भाई एक के पास नहीं है तो दूसरी पार्टी या दूसरा नेता यदि बहुमत साबित कर सके तो वो कर दे। लेकिन अगर किसी के पास ही बहुमत ना हो तो फिर लोकसभा को भंग करना पड़ता है। उस समय से पहले लोकसभा भंग हुई। तो अविश्वास आते रहते हैं, इन सरकारों के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव कभी भी आ जाते हैं, लेकिन वो पास नहीं हो पाते अगर बहुमत होता है तो। ठीक है ना? क्या वॉकआउट तो विरोध करके बाहर चले जाना। कोई किसी पर डिबेट हो रही है, किसी विपक्ष ने कह दिया हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हम इसकी बात नहीं सुनी जाएंगे, वॉकआउट कर जाते हैं। यानी कि सदन की कार्रवाई से को छोड़ के उस हाउस से बाहर निकल जाते हैं जहाँ डिबेट और उसको छोड़ के बाहर ना। सेशन चलता रहता है। सेशन चलने के लिए एक कंडीशन है कि कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो। ये कोरम है। वो कोरम है वो तो फिर उसका सदन का अध्यक्ष देखता है। भाई राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति देखेगा, लोकसभा में स्पीकर देखेगा भी कार्रवाई आगे करनी है या भंग करनी है, मतलब उसको सदगन करना है, पोस्टपोन करनी है कि नहीं करनी है। उनके वॉकआउट से कार्रवाई खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है एकदम, कोई असर नहीं पड़ता। अरे और तक कहाँ असर पड़ता है, कई बार तो वॉकआउट किए रहते हैं, फैसले हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का मैंने बता दिया, बहुमत का नियम है, कार्यकाल बता दिया, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, बदलती रहती हैं। अब प्रधानमंत्री के हम पावर्स देख लेते हैं, पावर्स या फंक्शंस जो भी है। कि प्रधानमंत्री के क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले तो उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन देख लेते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति एक्चुअल में वही होती है जो प्रधानमंत्री चाहता है, और कोई चाहे ना चाहे। कई जगह ऐसा हो सकता है भाई गठबंधन की यदि सरकारें होती हैं तो उसमें कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री रह सकता है जिसको प्रधानमंत्री ना चाहता, पसंद ना करता हो। वो क्यों? गठबंधन की मजबूरी है, सरकार बचानी है। यानी कि यदि उस व्यक्ति को नहीं बनाया तो उस पार्टी समर्थन वापस ले लेगी, और समर्थन वापस लेते हो अल्पमत में आ जाएगा और सरकार गिर जाएगी। तो गठबंधन में मजबूरी होती है पार्टी की, प्रधानमंत्री की। और ऐसा भी नहीं है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल ही तानाशाही चलती है, पार्टी के अंदर भी उसको देखना पड़ता है भी, और नेताओं को और लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को ध्यान में रखकर अपनी मंत्री परिषद का गठन करना पड़ता है। भाई पार्टी में अकेला नेता तो नहीं, और भी नेता हैं भाई, बड़े बड़े नेता हैं तो उनकी बात भी माननी पड़ेगी, तो उनके भी सिफारिश चलेगी मंत्री बनाने के लिए। भाई ये भी देखेगा, भाई ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट से सारे बन जाए, भाई कुछ साउथ से भी हो, कुछ ईस्ट से भी हो, नॉर्थ से भी हो, सब जगह से मंत्री बने। वो ये भी ध्यान रखता है अभी सभी जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन मिले, भाई उसके मंत्रिमंडल में कुछ महिलाएं भी हों। यानी कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है उसको। ये नहीं है अभी मैंने इसको चाह दो इसको ही बना दिया, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं। फिर पार्टी में विरोध होना शुरू हो सकता है, भाई जनता में विरोध होना शुरू हो सकता है, तो उसको सबको बैलेंस करना पड़ता है। भाई पार्टी के अंदर भी बैलेंस रहे, जनता के अंदर भी बैलेंस रहे।
लेकिन ऐसा जरूर है कि प्रधानमंत्री यदि किसी से नाराज हो जाता है फिर वो मंत्री नहीं रह पाता, क्योंकि वो हमेशा प्रधानमंत्री की दया पर ही निर्भर करता है। और आजकल हर एक पार्टी में थोड़ा सा कठोर अनुशासन तो क्या है कि कंट्रोल करके रखते हैं। भाई ऐसा आप देखते होंगे, कभी भी किसी भी मंत्री का ये साहस नहीं होता प्रधानमंत्री की कोई भी आलोचना करते, नहीं होता कभी भी। पार्टी के लोगों का ही साहस नहीं होता, बड़े नेताओं का ही साहस नहीं होता, क्योंकि एक बार उसने थोड़ा सा भी नाराजगी दिखा दी तो इसका मतलब उसने प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया। और ये भले कोई कुछ भी कहे, असली तो बात यह है कि अपनी आलोचना किसी को पसंद नहीं है। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, उसको अपनी आलोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो कुछ भी करे। सभी नेता, आपने देखा होगा टीवी पर भी, सभी नेता सभी मंत्री उसको जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। प्रधानमंत्री का कोई भी डिसीजन आया उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। अगर मान लो अगले दिन प्रधानमंत्री ने अपना डिसीजन बदल लिया तो दूसरी तरफ बोलना शुरू कर देंगे। एक तरफ आज उसकी आलोचना कर रहे हैं, मतलब आज प्रधानमंत्री ने कोई मान लो कि कानून बनाया, जैसे कृषि कानून बना दिए, तो सभी मंत्रियों ने जस्टिफाई करने लग गए भी ये कानून सही है सही है, और जस्टिफाई करते रहे 1-2 साल तक, जब तक प्रधानमंत्री अडिग रहे उस पर। प्रधानमंत्री ने जिस दिन वापस ले लिए उस दिन उन्होंने उनको जस्टिफाई करना बंद कर दिया कानूनों को। तो प्रधानमंत्री की हमेशा एक किस्म कैसे तो चापलूसी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह पाता है। अपनी योग्यता तो एक मायने रखती है एक जगह पे, उसका भी अपना महत्व है, भी अपना योग्यता, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना जनाधार उसका कितना है। लेकिन एक ये भी जरूरी है उसके साथ साथ कि वो प्रधानमंत्री को खुश कितना रख पाता है। प्रधानमंत्री को यदि उसने नाराज कर दिया किसी नेता ने, तो कभी मंत्री रह ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी योग्य है, कैसा भी उसका जनाधार है, वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। या तो उसको पार्टी छोड़नी पड़ेगी या उसको फिर बिना पद के ही रहना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसा देखा जाता है। और प्रधानमंत्री की कोशिश ये रहती है कि जो भी उसके टक्कर के हैं धीरे धीरे सबको साइडलाइन कर दे, ताकि कोई उसको चैलेंज करने वाला ना बचे, सब उसकी जी हुजूरी करने वाले बच जाए। ऐसा सभी करते हैं, जो भी ताकतवर प्रधानमंत्री बनता है वो धीरे धीरे अपने विरोधियों को साइडलाइन कर देता है, या तो उनको पार्टी से हटा देता है, या उनको पद से हटा देता है, या उनको एहसास करवा देता है भी आप मेरे अधीन काम करके रहोगे तो रहोगे, आप बराबरी नहीं चाह सकते। क्योंकि कोई भी नेता नहीं चाहता, प्रधानमंत्री पद का नेता, कि कोई उसके बराबरी का नेता दूसरा हो किसी भी रूप में। आप ये सभी पर लागू होती है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती, ये बात सभी पर बराबर रूप से लागू होती है। सभी ये करते हैं अगर वो अपने दम पर प्रधानमंत्री बनकर आए, अगर अपना वजूद, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे पंडित नेहरू रहे हों, ठीक है ना, कोई भी रहा हो, सभी ऐसा ही करते हैं। तो एक तो मंत्री बनाने में, मंत्रिमंडल के गठन करने में, और दूसरा उनका विभाग बांटने में। एक तो मंत्री को मंत्री नियुक्त कर दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मंत्री कौन सा बनाया, कैबिनेट का बनाया, राज्य मंत्री बनाया। तीसरी बात, फिर प्रधानमंत्रियों के विभाग कौन से दिए गए, क्योंकि विभागों पर भी झगड़ा होता है। कुछ विभाग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पद कौन सा होता है, होम मिनिस्ट्री का। फाइनेंस मिनिस्ट्री हो सकती है, और रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त विभाग, बहुत सारे विभाग हैं जो ज़्यादा अट्रैक्टिव माने जाते हैं, जो जिनको हर एक नेता चाहता है अगर प्रधानमंत्री नहीं बना कम से कम ये पद मुझे मिलना चाहिए, मुझे ये विभाग मिलना चाहिए। हर एक नेता ये कोशिश होती है मुझे एक से ज़्यादा विभाग भी मिल जाए तो भी ठीक है ना। तो विभागों का बंटवारा पूरी तरह से प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है कि किसको कौन सा विभाग देना है और किससे कौन सा विभाग वापस छीन लेना है। तो इसके दबाव में भी सभी मंत्री उसकी चापलूसी करते हैं ताकि उनको अच्छा विभाग प्रधानमंत्री दे सके। तो इस तरह से मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, मंत्री परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है। तो डिसीजन मंत्री परिषद का हो, मंत्रिमंडल के हो,
मेनली डिसीजन पीएमओ लेता है, प्रधानमंत्री का ऑफिस लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। कई बार एक शब्द और सुनने को मिलता है, इसको बोलते हैं हम किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट, किचन रसोई, उससे ही बना है किचन कैबिनेट, यानी कि कुछ और बहुत ज़्यादा नज़दीकी 4-5 व्यक्ति उस प्रधानमंत्री नज़दीकी होते हैं, जो सारे फैसले वही करते हैं, वो कैबिनेट को ही बाईपास कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार कुछ ज़्यादा सहयोगी नज़दीकी प्रधानमंत्री के होते हैं, प्रधानमंत्री ज़्यादा चहेते हो सकते हैं, वो ही सारे डिसीजन लेते हैं, कैबिनेट को ही बाईपास कर देते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो बाईपास हमेशा ही किया जाता है। ठीक है, नहीं तो कैबिनेट का तो बल्कि संविधान में जिक्र भी नहीं है। सिर्फ एक बार बाद में अमेंडमेंट हुआ, जब कैबिनेट शब्द का जिक्र एक बार हुआ था, इमरजेंसी जब लगानी हो तो कैबिनेट की मंजूरी हो, नहीं तो कैबिनेट का जिक्र भी नहीं है संविधान में। तो जिक्र ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, मंत्री परिषद, जिसमें सारे मंत्री होंगे, भी सारे डिसीजन जो लिए जाएंगे वो मंत्री परिषद द्वारा लिए जाएंगे कार्यकारी के। लेकिन मंत्री परिषद को तो एक साइड में कर दिया जाता है और डिसीजन सारे कैबिनेट द्वारा लिए जाते, जिसमें कुछ गिने चुने ही मंत्री जिसमें होते हैं। ये तो कार्यकारी शक्तियों पर, और जितनी भी नियुक्ति की जाती है जो हमने कल पढ़ी थी राष्ट्रपति के बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की, वो सभी नियुक्तियां एक किस्म से प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती। प्रधानमंत्री उन सभी नियुक्तियों को आखिर में स्वीकृति देता है। अब विधायी शक्तियों के रूप में बात करें, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर में ये है कि संसद की जो कार्रवाई होती है, मैंने बताया था कि संसद का कोई सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति ही शुरू करता है, तो राष्ट्रपति के कौन सलाह देता है? प्रधानमंत्री। स्पीकर कोई भी कार्रवाई करता है, भी किसी प्रस्ताव पर बहस होनी है, किसी पर नहीं होनी, कौन सा प्रस्ताव लाना, कौन सा नहीं लाना, तो ये सारे डिसीजन इनडायरेक्टली रूप से, कहने को तो लोकसभा खुद करती है या राज्यसभा खुद करती है, लेकिन एक्चुअल में प्रधानमंत्री ही सारी बात डिसाइड करता है। कब कौन सा प्रस्ताव आएगा, कौन सा प्रस्ताव नहीं आएगा, किस पर कब डिबेट करवानी है, कब बहस करवानी है, ये फैसले करता तो अध्यक्ष है, लेकिन वो बिना प्रधानमंत्री की सलाह के या डायरेक्शन के कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि उसी पार्टी का होता है। ज्यादातर अध्यक्ष उसी पार्टी का बनता है लोकसभा का जिस पार्टी की सत्ता होती है। ठीक है, कभी गठबंधन में हो सकता है दूसरे का बनाना पड़ जाए, दूसरी सहयोगी पार्टी का, नहीं तो उसी पार्टी का बनता है। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति भी जब चुना जाता है तो ज्यादातर सरकार जिसको चाहती है, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है, ज्यादा एमपीज होते हैं, उसके सदस्य कुछ राज्यसभा में भी होते हैं, तो वो भी उनकी पसंद का चुना जाता है। तो सारी जो कार्य होती है विधेयक पेश करने से संबंधित या कानून बनाने से संबंधित, वो इनडायरेक्ट रूप से सरकार कंट्रोल करती है। और पार्लियामेंट में कौन से विधेयक पास होते हैं? सिर्फ वो विधेयक पास होते हैं जो कि सरकार द्वारा लाए जाते हैं। विधेयक प्राइवेट व्यक्ति भी ला सकता है, प्राइवेट व्यक्ति का मतलब है जो मंत्री नहीं है, जो एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं, वो भी ला सकता है। लेकिन पास किसके होते हैं? ज्यादातर मैक्सिमम क्या सारे उसी के पास होते हैं जो मंत्रियों द्वारा लाए जाते हैं। और एक किस्म से कहने का मतलब तो ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, कानून एक्चुअल में सरकार बनाती है, पार्लियामेंट तो सिर्फ उसको अप्रूव करती है। अब कोई कानून बन के आया तो मंत्री बना के लेके आएगा, प्रपोजल तो लेके आएगा, प्रस्ताव लेके आएगा, तो कानून किसने बना दिया? सरकार ने। और संसद का तो काम कितना है, सिर्फ कितना है, उस पर डिबेट कर लेगी और उस पर वोटिंग कर देगी, बस इतना ही काम है। और यदि सरकार के पास बहुमत है तो वोटिंग में चाहे कोई नाराजगी भी हो फिर भी उसको पास करवा लेते। तो इनडायरेक्टली कानून बनाने का काम भी प्रधानमंत्री की सहमति से ही होता है और सरकार ही करती है। तो ये उसकी विधायी शक्तियों में भी आ जाते हैं। अब सलाहकारी शक्तियां, प्रधानमंत्री को सलाह देना, सूचनाएं देना, ये भी राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का काम है। कूटनीतिक अधिकार, दूसरे देशों के साथ जो रिलेशन बनते हैं, आप देखते हो कि विदेश नीति को प्रधानमंत्री ही निर्धारित करता है। किसी देश की विदेश नीति पर उस देश के प्रधानमंत्री की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अब प्रधानमंत्री कितने विदेशी दौरे करता है,
जो भी दूसरे देशों के साथ संधि करनी होती है, समझौते करने होते हैं, वो सारे काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। मैं किसी देश के साथ क्या संबंध बनाने, तो विदेश नीति का निर्माता प्रधानमंत्री ही होता है। दूसरे देशों के साथ संबंध डिसाइड करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है। कुछ प्रधानमंत्री जैसे नेहरू जैसे थे, उन्होंने विदेश विभाग हमेशा अपने पास ही रखा, किसी को दिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी। कई प्रधानमंत्री विदेशी मामलों में रुचि होती है तो उनकी और ज्यादा छाप दिखाई देती है। कई की विदेशी मामलों में रुचि नहीं होती, नहीं होने के बाद भी प्रधानमंत्री का असर हमेशा रहता है। क्योंकि जब दूसरे देशों के अध्यक्षों से मिलना होता है तो राष्ट्रपति नहीं मिलता, हमारा प्रधानमंत्री ही मिलता है। क्योंकि दूसरे देशों को ही पता है हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उसमें वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री के पास होती है। तो प्रधानमंत्री उन शक्तियों का प्रयोग करता है। देश के अंदर कोई भी एक के सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है, चाहे वित्त विभाग किसी के पास है, चाहे गृह विभाग किसी के पास है, चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट किसी के पास है, अंत में यदि फेलियर होती है तो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के ऊपर आती है कि नहीं आती? भी कोई भी गलत काम हो गया तो हम डिफेंस मिनिस्टर को थोड़ी गाली देते हैं, हम प्रधानमंत्री को कोसना शुरू कर देते हैं भी प्रधानमंत्री की कमजोरी है। और कुछ अच्छा होता तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट देते हैं उस बात का भी, क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार में चाहे विभाग कोई भी हो, मंत्रालय किसी के पास हो, लेकिन अंतिम डिसीजन उस विभाग का भी प्रधानमंत्री का ही उसमें योगदान होता है। ठीक है, तो हर एक विभाग पर कंट्रोल आखिर से प्रधानमंत्री ही रखता है, कैबिनेट के मंत्रियों पर और सभी विभागों पर। चाहे देश की आर्थिक नीति बननी हो, चाहे देश की विदेश नीति बननी हो, चाहे देश की शिक्षा नीति बननी हो, कोई भी नीति बने, किसी भी फील्ड में बने, चाहे उद्योग से संबंधित कोई नीति बने, कोई योजना शुरू हो, उसमें सब में सबसे ज्यादा किसी की बात सुनी जाती है तो प्रधानमंत्री की बात सुनी जाती है। तो प्रधानमंत्री पूरे प्रशासन का और ऑल इंचार्ज होता है। देश में अव्यवस्था फैलती है, देश किसी के साथ लड़ाई करता है, वो सारे डिसीजन प्रधानमंत्री के ही होते हैं। ठीक है, तो विदेश युद्ध की घोषणा करना, आपातकाल की घोषणा करना, ये इनडायरेक्टली तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन एक्चुअल में प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है युद्ध करना कि नहीं करना। न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब का बटन किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। कभी उनका यूज करना पड़े तो प्रधानमंत्री की सहमति के बिना हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं कर सकते। तो हर चीज में, हर फील्ड में प्रधानमंत्री सभी शक्तियों का प्रयोग अपनी करता है। टाइम हो गया? चलो टाइम हो गया तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, फिर इसमें और क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर। जो पहले हम थोड़ा डिस्कस कर भी चुके हैं। बंद नहीं करो बेटा, रुक जा फिर। प्रधानमंत्री अब ताकतवर क्या होगा, हमने पहले बताते परिस्थितियों पर निर्भर करता है। 3-4 बातें हैं जो प्रधानमंत्री को ताकतवर बनाती हैं। एक तो उसका पद हो ही गया, जिस पद पर वो आ गया वो उसको ताकतवर बना दिया। दूसरा है, अगर उस पार्टी का पूर्ण बहुमत लोकसभा में है तो पार्टी ज्यादा और नेता ज्यादा ताकतवर होगा। मिली जुली सरकार का प्रधानमंत्री इतना ताकतवर कभी नहीं हो सकता जितना ताकतवर एक ही पार्टी का नेता होता है। दूसरी बात, यदि उस पार्टी को राज्यसभा में ही बहुमत प्राप्त है तो भी और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उसको कोई भी संशोधन करने में, संविधान में, या कोई भी कानून पास करने में उसको कोई समस्या नहीं आती, वो करवा लेता है। दूसरी बात ये उसको ताकतवर बनाती है। तीसरी बात ये कि उसको पार्टी के अंदर वो कितना बड़ा नेता है, अपने दम पर आया है, उसको चैलेंज करने वाला, उसको कम्पीट करने वाला कोई और नेता है या नहीं है। यदि उसको कम्पीट करने वाला कोई नहीं, सब अपने आप को दूसरी लाइन का नेता मानते, पहली लाइन का अकेला एक ही नेता हो और उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से वो ताकतवर प्रधानमंत्री होगा। और यदि उसको टक्कर देने वाले और भी नेता होंगे तो वो इतना ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं होगा। चौथी बात, उसकी अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व, अपनी नॉलेज कितनी है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने पद का प्रयोग तभी अच्छी तरह कर पाता है शक्तियों का जब उसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व हो, उसके पास उसको विषयों का ज्ञान हो, उसके पास समझ हो,
ये नहीं है भी किसी ने बना दिया, किसी कठपुतली ना हो, अपने डिसीजन खुद ले सके। तो ये कुछ चीजें, कुछ फैक्टर हैं। और एक दूसरी बात, एक बात और रहेगी, विपक्ष। यदि विपक्ष कमजोर है तो भी प्रधानमंत्री ज्यादा ताकतवर बनता है। एक बात, जो छठी बात और भी है, यदि उस देश में मीडिया और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं, जागरूक होकर काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री पर अंकुश लगाने का काम कर सकते हैं। और कहीं की मीडिया ही बिक गई हो, या मीडिया डर गई हो, या जुडिशरी डरना शुरू कर दे, तो वहां भी प्रधानमंत्री जो है एक पूरी तरह तानाशाह बन जाता है, बहुत ज्यादा ताकत उसके पास आ जाती है। तो ये देखना है कि उसको चेक करने वाले, बैलेंस करने वाली संस्थाएं सही ढंग से काम कर रही हैं या सही ढंग से काम नहीं कर रही। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जो प्रधानमंत्री को ताकतवर बना सकती हैं और किसी प्रधानमंत्री को कमजोर बना सकती। ठीक, अब कर दो। तो ये इसका फिर हो गया प्रधानमंत्री का इसमें।